हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में आज आप देखने वाले हो उसका फोर्थ पार्ट। इसका टाइटल है द फाइनल डेस्टिनेशन और ये 2009 में रिलीज हुई थी। अभी तक की चारों मूवीज में 3-3 साल का गैप रहा है। इसे डायरेक्ट किया है डेविड आर एलिस ने, जिन्होंने सेकंड पार्ट भी डायरेक्ट किया था। यानी कि फर्स्ट और थर्ड किया है जेम्स वॉन्ग ने और सेकंड और फोर्थ किया है डेविड आर एलिस ने। तभी ये मूवीज एक जैसी लगती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे फर्स्ट पार्ट का एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक नहीं था, वैसे ही थर्ड पार्ट का भी नहीं था। लेकिन जैसे सेकंड पार्ट का एक्सीडेंट जबरदस्त था, वैसे इसका एक्सीडेंट भी जबरदस्त है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये भी थर्ड पार्ट की तरह ही एक स्टैंड अलोन सीक्वल है, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कोई भी कैरेक्टर हमें नहीं दिखने वाला। वीडियो में मैं आपको मूवी की सारी डिटेल्स और रेफरेंसेस बताऊंगा और एंड में इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पहले 3 डिजास्टर्स, यानी कि फ्लाइट 180 एक्सप्लोजन, रूट 23 पाइलअप और डेविल्स फ्लाइट डिरेलमेंट के 8 साल बाद। हम देखते हैं 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो कि एक कार रेस देखने आए थे। निक, उसकी गर्लफ्रेंड लोरी और उनके फ्रेंड्स हंट और जैनेट। जिस जगह वो रेस हो रही थी उसका नाम था मिकिनली स्पीडवे। आपको याद ही होगा कि पिछली फिल्म में मिकिनली एक टाउन, स्कूल और एक लड़के का नाम भी था। ये उन्हीं का रेफरेंस है, लेकिन ये मूवी उस टाउन में बेस्ड नहीं है। और जिस स्टैंड में वो बैठे थे उसका नंबर भी 180 था, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। वहाँ सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन निक थोड़ा परेशान था। उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी और उसे कई सारे नेगेटिव साइंस भी मिल रहे थे। वो अपने आसपास कुछ लोगों को नोटिस करता है। उनके सामने एक काउबॉय आकर बैठ जाता है, जिसे लोरी सामने से हटा देती है। वहाँ पर एक मैक्सिकन कपल भी था, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझा रहा था। एक मॉम अपने 2 बच्चों के साथ थी और एक मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। निक को लग रहा था कि वहाँ एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है और उसे बिल्कुल सही लग रहा था। एक कार में एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है, जो कि ट्रैक पर गिर जाता है। उस स्क्रू ड्राइवर की वजह से एक कार का टायर फट जाता है और वो क्रैश हो जाती है। उसका एक टायर सीधा मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को कुचल देता है। अब सभी लोग वहां से भाग रहे थे। ट्रैक पर सभी कार्स आपस में कोलाइड कर रही थी, जिस वजह से उनके पार्ट्स दूर आकर गिर रहे थे और इसी वजह से वो मैक्सिकन कपल भी मारा जाता है। एक कार इंजन उन 2 बच्चों की मॉम को क्रश कर देता है। वो मैकेनिक भी भाग रहा था, लेकिन वो भी नहीं बच पाता। वो काउबॉय भी मारा जाता है। हंट और जेनेट एक साथ भाग रहे थे और वो भी सीलिंग के नीचे दबकर मर जाते हैं। सीलिंग गिरने की वजह से निक और लोरी अलग अलग हो जाते हैं। तभी एक एक्सप्लोजन होता है और लोरी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों उसकी चपेट में आ जाते हैं और निक भी नहीं बच पाता। तभी वो होश में आ जाता है। वो समझ नहीं पाया था कि उसके साथ ये क्या हुआ। तभी वो काउबॉय उनके सामने आकर बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसे अभी दिखाई दिया था और इससे वो समझ जाता है कि एक्सीडेंट होना भी तय है। और जिस कार की वजह से एक्सीडेंट होगा उसका नंबर है 45 और ये फाइनल डेस्टिनेशन की 4th फिल्म है। इन्हें मल्टीप्लाई करे तो 180 बनता है, जो कि फ्लाइट 180 का ही रेफरेंस है। वो पैनिक कर जाता है और चिल्लाने लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। उसकी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आती और वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके पीछे पीछे कई लोग स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहते, उसकी बात सच हो जाती है और अंदर सभी कार्स क्रैश हो जाती हैं। वो मैक्सिकन अपनी वाइफ को अंदर ही छोड़ आया था। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता, क्योंकि पूरा स्टेडियम कोलैप्स हो चुका था। वहाँ पर एक्सट्रीम पैनिक मोमेंट चल रहा था। तभी अंदर से एक टायर आता है और मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को उड़ा देता है और वो सब देखते रह जाते हैं। एक्सीडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन सब के नाम पर जो उस क्रैश में मारे गए। निक और लोरी वहाँ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें और भी सर्वाइवर्स मिलते हैं। मैकेनिक एंडी, मदर समैंथा, मैक्सिकन कार्टर और सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज। कार्टर अपनी वाइफ की डेथ का जिम्मेदार जॉर्ज को मान रहा था, क्योंकि उसने उसे स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया था और उसकी बातों से लग रहा था कि वो बदला लेना चाहता है। रात को निक जब सो रहा था तो उसे एक विजन दिखाई देता है और वो डर के मारे जाग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने क्या देखा। उधर कार्टर पूरी तरह नशे की हालत में जॉर्ज के घर जाता है। उसके इरादे पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन डेथ कुछ और ही चाहती थी। उसके ट्रक में एक उल्टी घोड़े की नाल लगी थी, जिसे कि बैड लक माना जाता है और वो ट्रक को ऑन ही छोड़कर जॉर्ज के घर पर जा रहा था। तभी ट्रक में रखे बियर कैंस अचानक गियर पर गिर जाते हैं और उसका ट्रक चलने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और वो ट्रक के हुक में फंस जाता है। ट्रक उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी फ्यूल गिरने की वजह से चेन में आग लग जाती है और चेन के साथ साथ कार्टर भी जलने लगता है। वो बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसकी चीखें सुन के जॉर्ज अपने घर से बाहर आता है। तभी आग फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के साथ कार्टर भी। निक ये न्यूज टीवी पर देखता है और तब उसे समझ आता है कि जो उसे विजन दिखाई दिया था वो कार्टर की डेथ से रिलेटेड था। वो भी सोच ही रहा था कि तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है। विजन तो उसे दिख गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसकी डेथ से रिलेटेड है। उधर समैंथा अपने बच्चों के साथ एक ब्यूटी सैलून में जाती है।
उसके बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे। वहाँ एक आदमी लॉन मोवर चला रहा था और वो उन दोनों को वहाँ से भगाता है। यहाँ एक ऐसी डिटेल है जिसे नोटिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उन दोनों बच्चों की टी शर्ट पर नंबर 20 और 9 लिखा है। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 180। और 180 का इस सीरीज में क्या रोल है ये तो आप जानते ही हैं। समंथा वहाँ अपना मेकओवर कराती है और वहाँ कई सारे ऐसे हालात बनते हैं जिनमें वो मर सकती थी, लेकिन वो उन सबसे बच जाती है। वो अपने बच्चों के साथ वापस जा रही थी, तभी उस लॉन मोवर से हिट होने के बाद एक पत्थर उसकी तरफ आता है और उसकी आंख के आर पार हो जाता है। दुख की बात यह है कि वो पत्थर उसके बच्चों ने ही फेंका था। समंथा की डेथ के बाद निक को यकीन हो जाता है कि डेथ उनका पीछा कर रही है। इस न्यूज़पेपर पर भी आप 180 लिखा हुआ देख सकते हो। वो इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पिछले तीनों डिजास्टर्स के बारे में पता चलता है और साथ ही उन्हें डेथ का पूरा कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है कि वो कैसे वर्क करती है। इंटरनेट पर उन्हें एक और थ्योरी मिली थी कि अगर वो डेथ की चेन को तोड़ देंगे तो वो रुक जाएगी, और वो इसे सच मान रहे थे, लेकिन हमें पता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। निक को एक और विजन आता है। अब उसे डेथ के ऑर्डर के बारे में पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगला कौन है, और ये पता करने वो जाते हैं स्टेडियम में जहाँ वो क्रैश हुआ था। वहाँ उन्हें जॉर्ज मिलता है जो कि उन्हें सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है, और उससे निक को पता चल जाता है कि अगला नंबर एंडी का है, और सिक्योरिटी फुटेज में भी आप 180 लिखा देख सकते हो। वो तीनों एंडी के पास उसकी शॉप पर जाते हैं। एंडी की शॉप पर हम सेम वैसी ही कार देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कार्टर के पास थी। वो एंडी को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी एक वैन बेकाबू होकर सीधा उसकी तरफ आती है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। अब उसका यकीन और पक्का हो चुका था। तभी अंदर से एक सिलेंडर आता है जिसकी वजह से एंडी के टुकड़े हो जाते हैं। अब निक उन्हें बताता है कि अगली बारी हंट और जेनेट की है, और क्योंकि वो दोनों एक साथ ही मरे थे इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाते कि पहली डेथ किसकी होगी। उसे एक विजन दिखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उन दोनों की मौत पानी की वजह से होगी। वो एक प्लान बनाते हैं। हंट के पास निक जाता है और जेनेट के पास लॉरी और जॉर्ज। जेनेट एक कार वॉश में जा रही थी और उसकी कार पर आप नंबर 4 और 9 लिखा हुआ देख सकते हो। अगर इन्हें ऐड करते हैं तो बनता है 13, जो कि एक अनलकी नंबर है। और हंट था एक वाटर पार्क में जिसका नाम था क्लियर रिवर्स वाटर। आपको पता ही है कि क्लियर रिवर्स फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मेन कैरेक्टर्स में से एक थी। जेनेट कार वॉश में जाती है, लेकिन किसी मैल फंक्शन की वजह से उसकी कार अंदर ही फंस जाती है। वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी और ना ही किसी को फोन कर सकती थी क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं थे। लेकिन इतना भी काफी नहीं था कि उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो जाता है। वो थोड़ा सा खुल जाता है, तभी उसके ऊपर एक पाइप टूट जाता है और सारा पानी उसकी कार में भरने लगता है। उधर हंट का लकी कॉइन स्विमिंग पूल में गिर गया था। वो उसे लेने अंदर जाता है, लेकिन तब पूल में से पानी ड्रेन हो रहा था और हंट उस ड्रेन होल के वैक्यूम में फंस जाता है। उन दोनों की ही डेथ पानी से होने वाली थी और वो दोनों ही पानी में फंस चुके थे, यानी कि निक और लॉरी के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था उन्हें बचाने के लिए। जेनेट की कार पानी से फुल हो चुकी थी और वो किसी तरह कोशिश करके अपना सर सनरूफ से बाहर निकाल लेती है। अब तो वो नहीं मरेगी क्योंकि अब तो वो आराम से सांस ले सकती है। ऐसा ही उसे भी लग रहा था, लेकिन तभी वो रैंप चलने लगता है और उसकी कार आगे बढ़ रही थी और आगे उसे उसका अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन लॉरी ठीक टाइम पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स ले जाते हैं जिससे वो उसकी जान बचा लेते हैं। जेनेट तो बच गई थी, लेकिन हंट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। निक भी उस वाटर पार्क में पहुंच चुका था, लेकिन कोई चांस ही नहीं था कि वो हंट को ढूंढ पाए, अनलेस वो ड्रेनेज सिस्टम उसके बॉडी ऑर्गन्स को सक करके बाहर फेंक दे। अब हंट मर चुका था और जेनेट बच चुकी थी, यानी कि अगली बार थी जॉर्ज की। एलेक्स के हिसाब से वो लॉरी से कुछ सेकंड्स पहले मरा था। जॉर्ज अकेला रहना चाहता था और उसे मरने की चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी मर चुकी थी। लेकिन निक और लॉरी को एक साइन मिलता है जिसे फॉलो करते हुए वो जॉर्ज को बचाने उसके घर जाते हैं। वो देखते हैं कि जॉर्ज ने फांसी लगा रखी थी, लेकिन वो जिंदा था। वो उन्हें बताता है कि वो सुबह से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। उसकी बातें सुनकर वो सोचते हैं कि जेनेट को बचाकर उन्होंने डेथ की चेन को तोड़ दिया और अब वो आराम से जी सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि डेथ ऐसे वर्क नहीं करती। वो डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेट करने के लिए वो एक ट्रिप पर जाएंगे। अगले दिन निक सामान पैक कर रहा था और लॉरी जेनेट के साथ मॉल में एक फिल्म देखने गई थी और वो देखता है कि टीवी पर उस कॉबॉय की न्यूज़ चल रही थी। उसे क्रैश से रेस्क्यू कर लिया गया था। एलेक्स समझ जाता है कि वो अभी तक जिंदा है, यानी कि अगला नंबर उसी का है, और वो सब बिना बात के ही खुशी मना रहे थे। एलेक्स जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो जॉर्ज को भी वहां बुला लेता है, लेकिन उस तक पहुंचने में उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। डेथ बहुत पहले से ही अपना काम शुरू कर चुकी थी और वो उनके सामने ही मारा जाता है। अब वो दोनों जल्दी से वहां से निकलते हैं क्योंकि उन्हें लॉरी और जेनेट के पास जाना था। जॉर्ज के बाद जेनेट का ही नंबर है। वो दोनों बातें करते चल रहे थे और जॉर्ज कहता है कि उसकी वाइफ का कहना है कि डेजा वू गॉड का एक तरीका है हमें बताने का। वो इतना ही कह पाता है तभी एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। अब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुंचता है और तभी उसे एक विजन आता है। वो जल्दी से लॉरी को ढूंढने लगता है। लॉरी थिएटर में बैठी थी और वहां डेथ ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया था। थिएटर के बिल्कुल साथ वाले रूम में ही आग लग चुकी थी।
निक सारे थिएटर्स को छानता है और वो लोरी को ढूंढ लेता है। वो उन्हें बता देता है कि डेथ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा, लेकिन जेनेट अब और भागना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाती। वो आराम से बैठकर अपनी 3D फिल्म एंजॉय कर रही थी, जिसका ब्लास्ट इतना ज्यादा रियल था कि उसके भी चीथे उड़ गए। लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ था, अभी उससे भी बड़ा एक्सप्लोजन होना बाकी था। और अगर जेनेट मर गई, इसका मतलब अगली बारी फिर से लोरी की है, क्योंकि लोरी के साथ साथ एलेक्स ने भी डेथ को स्किप कर दिया। वो मॉल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा मॉल कोलैप्स हो रहा था। लोरी का पैर एस्केलेटर में फंस जाता है और वो निक के सामने ही मारी जाती है। तभी वो होश में आ जाता है। वो जॉर्ज के साथ हॉस्पिटल से निकल रहा था, उसे फिर से प्रेमोनिशन हुआ था और इस सीरीज में ये दूसरी बार है कि किसी को 2 बार प्रेमोनिशन हुआ हो। ऐसा हमने पिछले पार्ट के एंड में भी देखा था। अब जॉर्ज उससे बात करता हुआ चल रहा था और उसके प्रेमोनिशन के हिसाब से जॉर्ज का क्या होने वाला ये आपको पता ही है। लेकिन इतने में निक खुद को संभाल पाता, वो एम्बुलेंस जॉर्ज को उड़ा देती है। अब निक जल्दी से मॉल जाता है, लेकिन सीधा लॉरी के पास जाने के बजाय वो उस रूम में जाता है जहाँ पर आग लग रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही तरीका था हजारों लोगों की जान बचाने का। वो आग बुझाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। फिर भी हार ना मानते हुए बिल्कुल ठीक टाइम पर आग बुझाने में कामयाब हो जाता है और लॉरी और जेनेट अपनी 3D एंडिंग एंजॉय कर पाते हैं। अब उसने अपने साथ हजारों लोगों की जान भी बचा ली थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि डेथ इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि वो ऐसे हजारों लोगों की डेथ को टलने देगी? इसके बाद हमें सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ आप देख सकते हो कि बस के ऊपर 180 लिखा हुआ है। वो तीनों एक कैफे में बैठे थे जिसका नाम था डेथ बाय कैफीन, और उसमें निक को कई सारे ऐसे क्लूज मिल रहे थे जिन्हें देखकर वो फिर से परेशान हो जाता है। जैसे वहां पर उसी वाटर पार्क की फोटो थी जहाँ हंट मरा था। एक मैगजीन पर उसी फिल्म का पोस्टर था जिसे देखने लॉरी और जेनेट गए थे। फिल्म का नाम है लवलेस डाइंग। टीवी पर कार रेस चल रही थी। अब निक को समझ आ चुका था कि उसने कुछ भी नहीं बदला। उसने हजारों लोगों की जान भी नहीं बचाई, क्योंकि उस मॉल में एक्सप्लोजन होने ही नहीं वाला था। डेथ ने उसे ट्रिक किया। उसे पता चल चुका था कि असल में डेथ उनके हिसाब से नहीं चल रही, बल्कि वो डेथ के हिसाब से चल रहे हैं। इस वक्त उनका उस कैफे में होना भी डेथ के प्लान का हिस्सा हो सकता है, और उसके कहने की देर थी कि तभी एक ट्रक आता है और उन तीनों को ही कुचल देता है। डेथ के मास्टर प्लान के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो इस मूवी में आपने देखा कि डेथ का पता निक के विजन से लग रहा था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये काम साइंस का था और थर्ड पार्ट में पिक्चर्स का। तो हर एक मूवी में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इसमें हमें यह भी देखने को मिला कि प्रेमोनिशन गलत भी साबित हो सकते हैं। निक को जो दूसरा प्रेमोनिशन आया था वो उसके हिसाब से सही नहीं निकला। अब ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि निक ने उस प्रेमोनिशन को चेंज किया, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। उसने सिर्फ लोरी को बचाने के बजाय सबको बचाना चाहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सही था, निक ने सच में हजारों लोगों को बचा लिया हो और अब वो सब भी एक एक करके मरेंगे। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कितनी भी थ्योरीज ऐड कर लो, आखिर में सब फेल हो जाती हैं। तो इस मूवी में सारे रेफरेंसेस मैथमेटिकल हैं, जिन्हें पकड़ पाना बहुत ही ट्रिकी है। अभी भी इसमें बहुत सी डिटेल्स ऐसी हो सकती हैं जो कि मैं नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा डिटेल्स थी और सेम डायरेक्टर होने की वजह से इसमें भी कई सारी डिटेल्स हैं, लेकिन उन्हें नोटिस कर पाना उतना आसान नहीं है। इस मूवी का बजट था $40 मिलियन और उसने $186 मिलियन का बिजनेस किया था, जो कि इस फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनाता है और साथ ही इस फ्रेंचाइज की वर्स्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्स वाली मूवी भी है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस फिल्म के ओपनिंग टाइटल में पिछले तीनों फिल्म्स की डेथ को रिक्रिएट किया गया है। इस फिल्म का डिजास्टर भी एक रियल लाइफ एक्सीडेंट से इंस्पायर्ड है। 1955 में लेमन स्पीडवे डिजास्टर नाम का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई सारी कार्स आपस में क्रैश हो गई थी और कार्स के पार्ट्स स्टैंड में पहुंच गए थे, जिस वजह से 84 लोग मारे गए थे। कुछ स्पेक्टेटर्स बीच में से कट गए थे, कोई इंजन से कुछ लग गया था और कुछ एक्सप्लोजन में मारे गए। वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। ये पहली और इकलौती फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म है जिसमें टॉनी टॉड शामिल नहीं है, क्योंकि इसकी फिल्मिंग के टाइम पर वो ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन की शूटिंग कर रहे थे। मॉल में जो फिल्म चल रही थी उसका नाम था लवलेस डाइंग। वो एक असली फिल्म है जिसका टाइटल है द लॉन्ग किस गुड नाइट। उसके क्लाइमैक्स में एक एक्सप्लोजन होता है जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। वो फिल्म भी न्यू लाइन सिनेमा की है। इस फ्रेंचाइज की इकलौती फिल्म है जिसे कनाडा में शूट नहीं किया गया। कॉफी शॉप का नाम था डेथ बाय कैफीन और वहाँ के मेन्यू में डेथ से रिलेटेड कई सारी आइटम्स थी, जैसे नॉकिंग ऑन डेथ्स डोर लाटे, आइस्ड मोचा फैटेलिटी, आइस्ड वनीला डिमाइस, फ्रोजन चाय कैजुअलिटी, लास्ट एग्जिट ट्रफल्स और रिवर ऑफ स्टिक्स बिस्कॉटी। मरने से पहले कार्टर हाइस पेले नाम की बियर पी रहा था और वो इसकी मौत का कारण बनी थी। ये वही बियर ब्रांड है जिसका ट्रक हमने सेकंड पार्ट में हाईवे पर देखा था और थर्ड पार्ट में उसी ट्रक ने ड्राइव थ्रू पर वेंडी और केविन का रास्ता ब्लॉक किया था। ये इस फ्रेंचाइज की सबसे छोटी फिल्म है और पूरी सीरीज की यह पहली फिल्म है जिसका म्यूजिक शिरली वॉकर ने नहीं दिया, क्योंकि 2006 में उनकी डेथ हो गई थी। और ये सीरीज की इकलौती फिल्म है जिसमें डिजास्टर के बाद ओपनिंग क्रेडिट्स दिखाए गए। ये इकलौती ऐसी फिल्म सीरीज है जिसमें पहले 4 फिल्मों में 2 अल्टरनेट डायरेक्टर्स हैं और इस सीरीज में यह पहली मूवी है जो 3D में रिलीज हुई थी। फ्लाइट 180 का रेफरेंस अभी तक सभी फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन इकलौती फिल्म है जिसमें फर्स्ट फिल्म के मेन कैरेक्टर एलेक्स का कोई जिक्र नहीं हुआ।
स्टूडियो ने कहा था कि इस सीरीज की लास्ट फिल्म होगी, इसलिए इसका नाम द फाइनल डेस्टिनेशन रखा गया। लेकिन इसके बाद एक और फिल्म बनी और अब एक और बन रही है। इसे IMDb पर 5.2 स्टार्स मिले हैं, जो इसे इस सीरीज की सबसे लोएस्ट रेटेड फिल्म बनाती है। जब जॉर्ज को एम्बुलेंस ने उड़ाया था तब वो कुछ बोल रहा था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। वो कह रहा था कि उसकी वाइफ कहती है कि डेजा वू गॉड का तरीका है हमें बताने का कि हम सही वक्त पर सही जगह पर हैं। और आयरनी ये है कि ये लाइन बोलते वक्त वो गलत वक्त पर गलत जगह पर था। इस फिल्म का बॉडी काउंट 11 है, जो कि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा है। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।